राइट्स ऑफ इंटरमीडिएरीज अभी हम पढ़ने वाले हैं, राइट्स ऑफ इंटरमीडिएरीज। इससे पहले हमने पढ़ा था इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम। इससे पहले हमने पढ़ा था इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो इंस्ट्रूमेंट्स थे मनी, मेटल्स जो मनी के तौर पे इस्तेमाल होने लगा था, और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जो डेवलप किए गए थे जिससे कि ट्रेड को बढ़ावा मिले। तो इसके बाद में धीरे धीरे जब हमारा इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम फ्लरिश हुआ, मनी लैंडर्स हुए जो पैसा प्रोवाइड करते थे, लोन देते थे मैन्युफैक्चरर्स को, ट्रेडर्स को, मर्चेंट्स को, अपने काम को बढ़ाने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए, बिजनेस को डेवलप करने के लिए, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट को बढ़ाने के लिए। तो वो जो है इसकी वजह से कुछ इंटरमीडिएट्स का राइज हुआ, कुछ इंटरमीडिएट्स आए, जैसे कमीशन एजेंट। कमीशन एजेंट बेसिकली कमीशन बेसिस पे काम करते थे। ये कुछ बेचते या खरीदते नहीं थे, ये केवल लिंक कराते थे बायर और सेलर को। इंपोर्टिंग पार्टी अलग है, एक्सपोर्टिंग पार्टी अलग है, दोनों को लिंक करा देते थे और बदले में कमीशन मिलता था। ब्रोकर्स भी वही काम करते थे। फिर होलसेलर, और जिसे आजकल हम लोग जानते हैं होलसेलर एंड रिटेलर्स, वो उस समय भी थे होलसेलर्स एंड रिटेलर्स। ये रिटेल ट्रेड करते थे, होलसेल ट्रेड करते थे, मैन्युफैक्चरर और बायर के बीच में लिंक का काम करते थे। इनका जो फंक्शन था, इंटरमीडिएट्स का जो मेन फंक्शन था, वो जो रिस्क इन्वॉल्व होता है बाइंग एंड सेलिंग में, जो रिस्क इन्वॉल्व होता है उसको ये लोग एज्यूम करते थे, उसको ये लोग बेयर करते थे। इससे फाइनेंशियल सिक्योरिटी मैन्युफैक्चरर को मिलती थी। मैन्युफैक्चरर को अपने पैसे डूबने के चांस नहीं थे, उनका जो पैसा सुरक्षित रहता था, उनको पैसा मिल जाता था। जो भी गुड्स वो मैन्युफैक्चर करते थे उसके बदले में उनको पैसा मिल जाता था। उनकी जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी थी सिक्योर हो जाती थी, और जो सारा रिस्क है वो सारा का सारा इंटरमीडिएट्स एज्यूम करते थे। इसलिए बदले में उनको ये कमीशन या ब्रोकरेज मिलता था, या जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो इनको मिलता था। इंटरमीडिएट्स जो इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम में जो मनी लेंडर्स थे, बाद में इतने पावरफुल हो गए, तो ग्रो किए, पावरफुल हो गए, तो उनको जगत सेठ के नाम से जाना जाने लगा। बड़े जो बिग मनी लेंडर्स थे सिटी के अंदर, उनको जगत सेठ के नाम से जानते थे। और जो मुगल पीरियड था, मुगल इरा, वहाँ के जो मुगल बादशाह थे वो भी इनसे पैसा लेते थे जगत सेठ से, और इजिप्ट ने भी लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पर भी ये काफ़ी प्रोमिनेंट थे। इंडिया का जो ट्रेड था वो फेवरेबल रहा हमेशा एशियन इंडिया में, ब्रिटिशर्स के आने से पहले तक फेवरेबल ट्रेड ऑफ बैलेंस रहा इंडिया का। तो इसलिए रहा ट्रेड एंड बैलेंस, हमारा जो एक्सपोर्ट हमेशा ज़्यादा रहा इंपोर्ट से। उसका एक बहुत बड़ा कारण हमारा इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम भी रहा, जिसने जो एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर्स को पैसा जो है अवेलेबल, फंड जो है अवेलेबल कराया एक्सपेंशन और डेवलपमेंट के लिए। अब हम लोग स्टडी करेंगे आगे ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो उस पर जो ट्रांसपोर्ट, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए मेजर ट्रांसपोर्ट था, और या फिर जो ट्रेडिंग के लिए गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स का जो ट्रेडिंग हो रहा था, उसमें जो ट्रांसपोर्ट यूज़ होता था वो लैंड एंड वाटर दोनों से होता था। लैंड जो बेसिकली इनलैंड ट्रेड के लिए यूज़ होता था, कंट्री के अंदर, सब कॉन्टिनेंट के अंदर, एक शहर से दूसरे शहर, एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में जो भी ट्रेडिंग हो रही थी वो रोड्स के थ्रू हो रही थी। और ये रोड्स बंगाल से लेकर तकसीला तक जो है ये वेल डेवलप्ड रोड्स बनी हुई थी उस समय भी। शेषा सूरी ने रोड्स बनाई थी, ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड, जिसे आज हम लोग जीटी रोड के नाम से जानते हैं, वो शेषा सूरी ने अपने ज़माने में बना दी थी। तो रोड्स तो पहले से ही थी जो एक मेजर ट्रेड सेंटर्स को एक दूसरे के साथ लिंक करती थी। मेरी टाइम ट्रेड था, बाकी जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था वो सब सी के थ्रू होता था, वाटर के थ्रू मेरी टाइम ट्रेड। मालाबार कोस्ट पे एक सिटी नाम था जिसका मुजरिस करके एक सिटी है मालाबार कोस्ट में, जो रोमन एरा के टाइम से ही वो कनेक्टेड थी ट्रेड पर्पसेस के लिए रोमन्स के साथ। जिस चीज़ में वो ट्रेड करते थे, ये पेपर, उस समय पेपर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कम्युनिटी, एग्रीकल्चर कम्युनिटी थी। स्पाइसेस जिसे हम लोग गोल मिर्च या काली मिर्च के नाम से जानते हैं, वो उस समय पेपर के नाम से ही जाना जाता है उसको। वो उस समय ब्लैक गोल्ड के नाम से जानी जाती थी।
मतलब उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा थी उस समय, इतनी इंपॉर्टेंस उसकी इतनी ज़्यादा थी कि उसको गोल्ड के इक्विवेलेंट रखा गया था, ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता था। उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा मोस्ट वैल्यूबल एंड प्रीशियस कम्युनिटी में आती थी पेपर। और इसी जो स्पाइसेस जो ट्रेड करते थे, वो सारा ट्रेडिंग जो है स्पाइसेस के लिए होता था यूरोपियन कंट्रीज में इंडिया के साथ। तो वो नए नए रास्ते खोजते थे इंडिया तक पहुंचने के लिए, ताकि आसानी से पहुंच जाए, कम समय में पहुंच जाए और सुरक्षित पहुंच जाए। तो उसी खोज के लिए, अल्टरनेटिव सी रूट्स को खोजने के लिए कोलंबस निकला था स्पेन से, लेकिन वो पहुंच गया अमेरिका। उसने इंडिया की बजाय अमेरिका को खोज लिया। वास्को ड गामा भी निकला इंडिया खोजने के लिए, और वो इंडिया पहुंचा गोवा 1498 में। इंडिया पहुंच गया, उसने इंडिया को खोजा 1498 में, एक नया सी रूट खोजा जिससे कि जल्दी इंडिया पहुंचा जा सकता है। और फिर उसी रूट से बाद में जो है जितने ईस्ट इंडिया कंपनी वाले आए वो सब इसी रूट से इंडिया में एंट्री किए। दोनों को जो साउथ इंडिया में, एक मालवा कोस्ट है, एक आपका कोरोमंडल कोस्ट है। दोनों कोस्ट पे इंपॉर्टेंट सिटीज, पोर्ट सिटीज डेवलप हुई। कालीकट करके भी एक पोर्ट है जहाँ पे चाइनीज शिप्स रुकती थी। ये ट्रेडिंग पर्पसेस के लिए यूज़ होता था। यहाँ पे बहुत सारे आइटम्स जो हैं बेचे और खरीदे जाते थे चाइनीज़ द्वारा, जैसे एसेंशियल ऑयल है, फ्रेगनेंस, जो परफ्यूम और मेडिसिन में जो परफ्यूम यूज़ होता है, फ्रेगनेंस यूज़ होता है, फ्रेगनेंट रेसिन करके एक पदार्थ है, एक मटेरियल है जो यूज़ होता है परफ्यूम्स और मेडिसिन में। चाइनीज़ इंडिया से परचेज करते थे, पेपर परचेज करते थे, डायमंड्स, पर्ल्स एंड कॉटन परचेज करके यहाँ से लेके जाते थे। पुलिकिट कोरोमंडल कोस्ट पे एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड सेंटर था जो टेक्सटाइल्स के लिए मशहूर था, टेक्सटाइल्स के एक्सपोर्ट के लिए। और ये टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जो है साउथ ईस्ट एशिया को किया जाता था।